नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे शाहपुरा और अलवर प्रजामंडल के बारे में। चलिए जरा सोचिए, साल है 1938। भारत की आज़ादी की लड़ाई पूरे जोरों पर है, लेकिन इस बड़ी राष्ट्रीय कहानी के साथ साथ रियासतों के अंदर भी कई छोटी छोटी पर बहुत जरूरी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। आज हम ऐसी ही दो कहानियों को जानेंगे, शाहपुरा और अलवर के प्रजामंडलों की। ये दो ऐसे आंदोलन थे जो एक ही साल में शुरू हुए, लेकिन जिनके रास्ते, जिनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो सवाल ये है कि आखिर इन दो आंदोलनों में ऐसा क्या था जो इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाता है। देखिए, 1938 का साल रियासतों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये जो प्रजामंडल थे, यानी जनता के मंडल, ये असल में रियासतों के अंदर ही सुधार और लोगों के हक के लिए शुरू हुए थे। हर रियासत की अपनी अलग चुनौती थी, अपना एक अलग संघर्ष था। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं शाहपुरा। शाहपुरा राजपुताना के बीच बसी एक छोटी सी रियासत, पर इसने जो कर दिखाया वो एक ऐसी राजनीतिक जीत की कहानी है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ के लोगों ने वो हासिल किया जो उस समय की बड़ी बड़ी रियासतों के लिए भी बस एक सपना था। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, किसी भी आंदोलन के पीछे कुछ खास चेहरे होते हैं जो उसे सही दिशा देते हैं। शाहपुरा में भी ये आंदोलन 1938 में शुरू हुआ और इसकी नींव रखी लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने। लेकिन कहते हैं ना कि हर चिंगारी के पीछे एक आग होती है। तो यहाँ वो आग थे मेवाड़ के दिग्गज नेता माणिक्यलाल वर्मा। उन्हीं की प्रेरणा ने इस छोटी सी रियासत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति की शुरुआत की। और उस वक्त शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन देव, जिनका इस आंदोलन के प्रति जो रवैया रहा वो आगे चलकर बहुत ही अहम साबित हुआ। और इसी आंदोलन ने शाहपुरा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। ये पूरे राजपूताना की पहली, जी हां, पहली रियासत बनी जिसने एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की। मतलब एक ऐसी सरकार जो राजा को नहीं बल्कि सीधे सीधे जनता को जवाबदेह थी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में राजा के सामने खड़ा होना भी बड़ी हिम्मत का काम था। और यहां तो लोगों ने पूरी की पूरी सरकार ही अपने प्रतिनिधियों की बना ली थी। और जरा इस जीत की गहराई देखिए। गोकुल लाल असावा को इस नई सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ये कोई छोटी मोटी सांकेतिक जीत नहीं थी, ये एक पूरी कैबिनेट थी जिसे जनता के आंदोलन ने चुना था। अगर हम इसकी तुलना जयपुर जैसी बड़ी रियासत से करें तो वहां प्रजामंडल के दबाव के बाद भी सिर्फ एक मंत्री बनाया गया था। लेकिन शाहपुरा ने तो एक कदम और आगे बढ़कर पूरी सत्ता ही जन नेताओं के हाथ में दे दी। ये उस समय के लिए एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व और साहसिक कदम था। चलिए अब शाहपुरा से अपना ध्यान हटाते हैं और अलवर की तरफ चलते हैं। ठीक उसी साल 1938 में वहां भी एक कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन ये कहानी राजनीतिक जीत हार की नहीं थी, बल्कि ये समाज की जड़ों को बदलने की कहानी थी। अलवर का रास्ता शाहपुरा से बिल्कुल अलग था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई और इसके पीछे जो मुख्य चेहरा था वो थे हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक योद्धा थे। उनका मानना था कि असली आज़ादी राजनीतिक हक से नहीं बल्कि सामाजिक बराबरी से मिलती है। अगर हमें अलवर आंदोलन के नज़रिए को समझना है तो हमें इसके संस्थापक के काम को देखना होगा। हरिनारायण शर्मा ने प्रजामंडल तो बनाया ही, साथ ही उन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ जैसे संगठन भी खड़े किए। ये सारे संगठन समाज के उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्हें सबसे ज्यादा पीछे छोड़ दिया गया था। शर्मा की यही सोच अलवर प्रजामंडल का आधार बनी। उनके लिए आज़ादी का मतलब था छुआछूत को मिटाना और हर इंसान को सम्मान से जीने का हक दिलाना। अलवर प्रजामंडल की जो टाइमलाइन है वो एक बहुत सोची समझी और सतर्क रणनीति की तरफ इशारा करती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1942 में जो पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चल रही थी, तब अलवर प्रजामंडल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ऐसा लगता है कि वो सरकार से सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहते थे, ताकि वो अपनी पूरी ताकत सामाजिक सुधारों में लगा सकें। उन्होंने अपना पहला बड़ा अधिवेशन भी आंदोलन शुरू होने के 6 साल बाद 1994 में किया, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की। तो अब हमारे सामने एक ही साल में शुरू हुए दो आंदोलन हैं, लेकिन देखिए तो इनके रास्ते और इनकी मंजिलें कितनी जुदा हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें आज़ादी की लड़ाई की क्या तस्वीर नजर आती है। ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ शाहपुरा, जिसने अपना पूरा ध्यान राजनीतिक सत्ता पर लगाया और फौरन नतीजा भी हासिल किया।
एक जिम्मेदार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। और दूसरी तरफ था अलवर, जिसने जमीनी स्तर पर काम किया, समाज की बुराइयों को खत्म करने पर जोर दिया। उनके काम के नतीजे शायद तुरंत दिखने वाले नहीं थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक बदलाव लाना था। तो आखिर ये दो अलग अलग कहानियां हमें आज़ादी की उस बड़ी लड़ाई के बारे में क्या सिखाती हैं? सबसे जरूरी सबक ये है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये तो अनगिनत अलग अलग पेचीदा कहानियों से बना एक खूबसूरत मोज़ेक है। शाहपुरा और अलवर हमें यही दिखाते हैं कि आज़ादी का रास्ता जितना राजनीतिक आंदोलनों से बना था, उतना ही सामाजिक सुधार की खामोश क्रांतियों से भी बना था। हर जगह की लड़ाई अलग थी और हर जीत का अपना एक अलग मतलब था। तो अगली बार जब कोई भारत की आज़ादी के बारे में सोचे तो सिर्फ बड़े नेताओं और बड़ी लड़ाइयों को ही नहीं, बल्कि शाहपुरा और अलवर जैसी इन कहानियों को भी जरूर याद कीजिएगा। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ मशहूर नायक नहीं लिखते, बल्कि उन अनगिनत स्थानीय संघर्षों और गुमनाम नायकों ने भी लिखा है, जिन्होंने एक आज़ाद भारत के सपने को हकीकत में बदलने में मदद की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।